दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉक टू मी मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है डैनी फिलिपाउ और माइकल फिलिपाउ ने और इसमें लीड में है सोफी विल्डे, मिरांडा ओटो, जोई टेरेकेस, जो बर्ड, क्रिस ओलिसियो, ओटिस धांजी, अलेक्जेंडर जेनसन जैसे स्टार्स। ये एक ऑस्ट्रेलियन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। इसकी स्टोरी फोकस करती है कुछ टीनेजर्स के ग्रुप पर जिन्हें पता चलता है कि वो भूतों से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका ये खेल उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और उनका ये गेम उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पार्टी से जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी में कोल नाम का लड़का बहुत ही परेशान लग रहा था। वो सभी से अपने भाई डकेट के बारे में पूछ रहा है जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तभी एक लड़का उसे बताता है कि डकेट ऊपर वाले कमरे में है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। अब कोल उस कमरे की तरफ पहुंचता है और बार बार डकेट को बाहर आने को कहता है, लेकिन डकेट कोई जवाब नहीं देता। इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है और उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और उस कमरे में डकेट उसे बहुत ही खराब हालत में मिलता है। कोल उसे पूछता है तो डकेट अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे कि पापा ने कहा है कि तुम सभी लोगों को चोट पहुंचाओगे। ये बातें कोल को बहुत अजीब लगती है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि हमारे पिता की मौत हो गई है, लेकिन डकेट को समझ नहीं पाता। उसकी हालत लगातार खराब होने लगती है और वो एकदम से अपना आपा खो बैठता है। डकेट पार्टी के बीच में ही सबके सामने कोल के सीने में एक चाकू मार देता है। इसके बाद वो खुद की आंखों में भी चाकू घुसा देता है और मर जाता है। इसके बाद हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत परेशान दिख रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ महीनों पहले मिया ने अपनी मॉम को खो दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती है। मिया की अपने पिताजी के साथ ज्यादा नहीं बनती, इसलिए उसे संभालने के लिए उसकी आंट और आंटी की लड़की जेड और राइली से मिया काफी क्लोज है। इसके बाद हम राइली को देखते हैं जो सिर्फ 12-13 साल का है और वो अपने दोस्त जेम्स के साथ बैठा है। जेम्स राइली को सिगरेट पीने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन राइली ऐसा नहीं करता। यहाँ हमें पता चलता है कि राइली अपने दोस्तों से कनेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एज ए टीनेजर उसके लिए काफी मुश्किल था। इसके बाद इसके पास मिया आती है जो राइली को घर ले जाने के लिए आई है। रास्ते में हम राइली और मिया के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं, लेकिन रास्ते में आगे जाते हुए उन्हें कांगारू दिखता है जो बहुत ही बुरे हालत में था। यहाँ राइली मिया को वेट्स को कॉल करने को कहता है, लेकिन मिया उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कांगारू ऑलमोस्ट मर गया है। तभी राइली मिया से कहता है कि हमें इस कांगारू को एटलीस्ट मार देना चाहिए ताकि इसका दर्द कम हो जाए, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती और अपनी गाड़ी को उस कांगारू के बगल से लेकर चली जाती है। अब घर पर जाते ही हम जेड को देखते हैं जो मिया की काफी अच्छी दोस्त है। दोनों एक साथ बातें करते हैं और मिया यहाँ पर जेड को याद दिलाती है कि तुम राइली को पिकअप करना भूल गई थी। तभी जेड यहाँ कहती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी जिसका नाम है डेनियल। यहाँ हमें यह पता चलता है कि डेनियल और मिया पास्ट में एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की पजेस्ड थी। इस लड़की की आंखें बड़ी और काली हो गई थी जो नॉर्मल इंसानों से बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी यहाँ हमें यह पता चलता है कि ये एक तरह का गेम है जो मिया और जेड के दोस्तों में कॉमन है। ये गेम हाइली नाम की एक लड़की ने शुरू किया है और वो आज भी एक पार्टी में ये गेम खेलने वाली है। मिया इस पार्टी में जाना चाहती थी और वो जेड को भी आने को कहती है, लेकिन जेड कहती है कि ये सब फेक वीडियो है और तुम्हें इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी मिया जेड से कहती है कि आज मेरी मॉम की सेकंड डेथ एनिवर्सरी है और मैं मेरे घर में अकेले बैठकर वो सब कुछ याद नहीं करना चाहती। ये सुनकर जेड मान जाती है और कहती है कि ठीक है चलो पार्टी में जाते हैं। इसके बाद आंटी के सोने के बाद मिया और जेड पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं और राइली भी इनके साथ आने की जिद करता है। जेड उसे साथ में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मिया मान जाती है। अब आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जेड मिया को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती है और इनके नाम थे हेली, जोश और डेनियल। पार्टी में जाते ही हम सभी को पता चलता है कि कोई भी मिया को पसंद नहीं करता था। यहाँ पर हेली जेड से कहती है कि मिया डिप्रेशन में है और वो अभी भी डेनियल को पसंद करती है, लेकिन जेड उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब फाइनली वो गेम शुरू होता है जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हेली सभी को बताती है कि इस गेम का नाम है टॉक टू मी। हम टेबल के एक साइड पर एक अजीब सा सिरेमिक हाथ देखते हैं जो हैंडशेक की पोजीशन में था। हेली सभी को बताती है कि इस हाथ से हाथ मिलाना है और कहना है टॉक टू मी। इसके बाद एक स्पिरिट तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के लिए। 90 सेकंड में हम इस कैंडल को बुझा देंगे और तुम अपना हाथ छोड़ देना और इन 90 सेकंड में ये स्पिरिट आपका एक सच सबके सामने लेके आती है। मिया इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड थी और वो पूछती है कि अगर 90 सेकंड में किसी ने हाथ नहीं छोड़ा तो। हेली थोड़ी डर जाती है और कहती है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वो स्पिरिट हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाएगी। अब हेली सभी से पूछती है कि कौन सामने आना चाहेगा और सबसे पहले मिया ही हाथ उठाती है। अब यहाँ पर एक डरावना खेल शुरू होता है और मिया को बेड से बांध दिया जाता है। हेली उसके सामने एक कैंडल जलाती है और कहती है कि ये दरवाजा खोलने का तरीका है, एक ऐसा दरवाजा जो हमारी दुनिया को उनकी दुनिया से जोड़ेगा। अब मिया के सामने वही हाथ रखा जाता है जिसे मिया डरते हुए पकड़ लेती है। मिया को हाथ पकड़ते ही एक बहुत बड़ा झटका लगता है। मिया को सामने एक शैतानी शक्ल नजर आती है जो किसी डेमन जैसी लग रही थी। मिया बहुत डर जाती है और चीखने लगती है, लेकिन जेड को अभी भी ये सब कुछ झूठ लग रहा था और वो मिया को भी ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन मिया डरी हुई थी और वो बार बार कहती है कि उसके सामने कोई तो बैठा है। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं और हेली मिया को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तुम्हें स्पिरिट को कहना है कि आई लेट यू इन। इसके बाद खेल शुरू होगा। तभी मिया से ऐसा ही करती है और वो पोजेस्ड हो जाती है।
मिया पजेस्ड होते ही अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो अपने मुंह को आड़ा टेढ़ा बनाती है और डेनियल से कहती है कि मैं तुम्हें आज भी पसंद करती हूँ। और मिया यहाँ पर बार बार कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और फिर अचानक से वो राइली की तरफ देखने लगती है। मिया राइली से कहती है कि मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट डालूंगी। और इस पॉइंट पर 90 सेकंड खत्म हो गए थे और हेली मिया से उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से मिया ने उस हाथ को कस के पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। मिया सभी को भागने को कहती है और कमरे की लाइट भी बंद चालू होने लगती है। फाइनली जोश कैसे भी करके मिया के हाथ को उस हाथ से छुड़ाता है और हेली कैंडल को बंद करके इस प्रोसीजर को बंद करती है। ये सब देख के सभी लोग शांत थे, लेकिन तभी मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत मजा आया। मिया की बातें सुन के सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। लेकिन राइली तो भाई इन सभी बातों से डर गया था। इसी वजह से राइली को रात में अकेले सोने से डर लगता है और वो पहले जेड से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, लेकिन जेड मना कर देती है। इसके बाद राइली मिया के साथ सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद राइली मिया से हाथ वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। इस पर मिया कहती है कि सच कहूँ तो उस मोमेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे सब कुछ सुनाई देने लग गया था, दिखाई देने लग गया था। मैं खुद को एक रोशनी के करीब महसूस कर रही थी। तभी राइली कहता है कि उस समय मैं बहुत डर गया था। फिर मिया राइली को कंफर्ट करती है। यहाँ बातों बातों में राइली मिया से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। तभी मिया उसे बताती है कि मेरी माँ ने गलती से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे। उस दिन मेरे पिताजी बाहर लिविंग रूम में सो रहे थे और मेरी माँ बेडरूम में सो रही थी। कुछ देर बाद मॉम ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की, फिर भी वो मॉम को नहीं बचा पाए। मेरी माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस को मेरी माँ के नाखूनों में भी लकड़ी के टुकड़े मिले और दरवाजे पर भी बहुत सारे खरोचों के निशान थे। इसका मतलब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। यहाँ राइली मिया से वादा करता है कि मैं और जेड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद राइली सो जाता है, लेकिन हम उसके पीछे एक काला हाथ देखते हैं जो बहुत ही डरावना लग रहा था। अब अगले दिन मिया और जेड वापस उस गेम को ऑर्गेनाइज करने का प्लान करते हैं, लेकिन इस बार डेनियल उस गेम को ट्राई करना चाहता था। मिया और जेड हेली को मना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेड की मॉम थी। इसलिए मिया और जेड की मॉम से परमिशन मांगते हैं रात को घर पर पार्टी रखने की। जेड की माँ इन्हें परमिशन तो दे देती है, लेकिन कहती है कि कोई भी शराब नहीं पिएगा या किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। इसके बाद जेड की माँ राइली से भी पार्टी के बारे में पूछती है, लेकिन राइली कहता है कि मुझे किसी भी पार्टी के बारे में मालूम नहीं है। इसका मतलब मिया और जेड राइली के बिना ही उस गेम को ट्राई करने वाले थे। इसके बाद रात में जोश और हेली उस हाथ को लेके आ जाते हैं। ये दोनों फिर से उस शैतानी हाथ को सेटअप करने लगते हैं। तभी मिया जो इस हाथ में बहुत इंटरेस्टेड थी, वो जोश से पूछती है कि तुम्हें हाथ कहाँ से मिला। तभी जोश कहता है कि इस हाथ के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है, जैसे कि ये एक शेयर का हाथ था जो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था। बाद में वो शेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसलिए कुछ लोगों ने उसके हाथ को काट दिया। वही कुछ लोगों का मानना यह है कि ये एक्चुअली किसी डेमोनोलॉजिस्ट का हाथ है, जिसका पाला शैतान से पड़ गया था। बाद में इस हाथ को सेरेमिक्स से जोड़ के दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने का जरिया बना दिया गया। तो इस बातचीत के बाद टॉक टू मी गेम फिर से शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हिस्सा लेता है डेनियल। लेकिन डेनियल एक भूत की चपेट में आकर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से भूत उतरने के बाद वो काफी शर्मिंदा होता है। ये देखकर जेड इस गेम को यहीं पर रोकना चाहती थी, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, इसलिए मिया और हेली इस गेम को जारी रखती हैं। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि इस बार कोई भी वीडियो शूट नहीं करेगा। इसके बाद सभी लोग एक एक करके इस गेम को ट्राई करते हैं, जिसमें शुरुआत के कुछ भूत इन लोगों की सांस को रोक देते हैं, फिर 1 मिनट तक उनकी सांस रुकी रहती है। इसके बाद सभी लोग कुछ अजीब सी बातें करते हैं या कुछ सच्ची बातें बोलते हैं। इसी गेम और ड्रिंक्स के बीच रात खत्म होने लगती है और सभी वापस जाने लगते हैं। लेकिन सभी को एंजॉय करता देख राइली और जेम्स भी इस गेम में शामिल होना चाहते थे। राइली काफी इंटरेस्टेड था और वो अपने दोस्त जेम्स को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन जेड उसे मना कर देती है। इसके बाद सभी लोग जाने लगते हैं और जेड भी दूसरे कमरे में चली जाती है। तब बार बार पूछने की वजह से मिया राइली को गेम खेलने के लिए अलाउ कर देती है, लेकिन सिर्फ 50 सेकंड के लिए। यहाँ पर हेली भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी सब कुछ फिर से सेट किया जाता है और राइली कहता है टॉक टू मी। लेकिन उसके ऐसा कहते ही राइली के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है कि ये सच नहीं है। लेकिन फिर भी मिया उसे आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि सिर्फ 50 सेकंड की तो बात है। जब राइली उस आत्मा को अपने अंदर आने को कहता है, तब ये आत्मा कुछ अजीब सी बातें करने लगती है। राइली कहता है, मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वही मिया इमोशनल होने लगती है। मिया कहती है कि ये मेरी माँ की आवाज है, मेरी माँ मुझे प्यार से मी बुलाती थी। अब हेली और जोश इस गेम को बंद करना चाहते थे और हेली मिया को याद दिलाती है कि 50 सेकंड पूरे हो चुके हैं, लेकिन मिया राइली के हाथ से वो शैतानी हाथ को छुड़ाने नहीं देती। वो कहती है कि ये मेरी मॉम है और मुझे कुछ और सेकंड्स चाहिए। यहाँ राइली बार बार मिया की माँ की आवाज में मिया से माफी मांगता है और कब 90 सेकंड पार हो जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता। अब माफी मांगते मांगते राइली वायलेंट हो जाता है और अपने सर को जोर जोर से पटकने लगता है। ये देखकर मिया उससे हाथ छुड़ाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राइली की ताकत बहुत बढ़ गई थी और वो खुद को बहुत जख्मी कर देता है। वो अपनी आंखें भी निकालने की कोशिश करता है। तब तक यहाँ जेड भी वापस आ जाती है और पूरे कमरे में डर का माहौल था।
यहाँ कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं तो जेड बार बार अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है। हेली और जोश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। इसी बीच हम मिया को देखते हैं जो पूरी शौकड़ थी। वो अपने कमरे की तरफ जाती है जहाँ उसे खिड़की के दूसरी तरफ एक औरत की परछाई दिखाई देती है। इसके बाद मिया अपना हाथ धोने लगती है जिस पर राइले का खून लगा हुआ था। इसके बाद घर में पुलिस आ जाती है और राइले को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इस हादसे के बाद जेड और उसकी मॉम बहुत ही बड़े सदमे में थे और कहीं ना कहीं जेड राइले की इस हालत का जिम्मेदार मिया को ही मान रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिया के घर में मिया के पिताजी उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मिया उनसे बात नहीं करती और हॉस्पिटल में भी मिया को उसकी माँ की परछाई दिखाई देती है। ये परछाई शैतानी आवाज में उसे अपने पास बुलाती है। इस हादसे में मिया काफी परेशान हो जाती है और इस हालत में उसे डेनियल संभालता है। मिया डेनियल से राइले वाला इंसिडेंट शेयर करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम सच्ची में मुझसे मिलना चाहती है। लेकिन डेनियल कहता है कि वो एंटिटी सिर्फ हमारे डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिया फिर भी एक बार टॉक टू मी गेम से अपनी माँ से जुड़ना चाहती थी। इसके बाद डेनियल मिया को उसके घर छोड़ने जाता है लेकिन मिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तभी हमें पता चलता है कि राइले वाले इंसिडेंट के बाद मिया उस हाथ को अपने साथ ही अपने घर पर लेके आ गई थी। आधी रात में जब मिया और डेनियल सो रहे थे तब हम इसे हाथ को हिलता हुआ देखते हैं। मिया को सपने में अपने मॉम की डेथ वाला सीन नजर आता है और वो डर के मारे जाग जाती है। लेकिन उठने के बाद भी ये भयानक सपना खत्म नहीं होता। हम अंधेरे में घर के कोने में से एक आत्मा को रेंगते हुए मिया के पास आता हुआ देखते हैं। ये आत्मा जरा जरा मिया की मॉम की तरह दिख रही थी लेकिन बहुत ही डरावनी लग रही थी। मिया इस आत्मा से बचने की कोशिश करती है और वो बार बार डेनियल को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो आत्मा डेनियल के करीब आकर उसके पैर का अंगूठा चूसने लगती है। ये देखकर मिया घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद जब डेनियल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि मिया उसके पैर का अंगूठा चूस रही है। ये देखकर डेनियल मिया से नाराज हो जाता है और उसके घर से चला जाता है। डेनियल के चले जाने से मिया घर में अकेली रह जाती है और इस अकेलेपन में उसका सिर्फ एक ही सहारा था और वो था वही हाथ। मिया अपने आप को रोक नहीं पाती है और इस हाथ से जुड़कर अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस बार मिया खुद अपनी माँ को आवाज देती है ताकि वो इस हाथ के जरिए अपनी माँ से बात कर सके। मिया फिर से अंधेरे में अपनी माँ को देखती है जो काफी डरावनी दिख रही थी। यहाँ मिया अपनी माँ से पूछती है कि आखिर तुमने खुद की जान क्यों ली। इस पर मिया की माँ कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो मिया का हाथ थाम लेती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम जेड और उसकी माँ को देखते हैं जो राइले को नहला रहे थे। तभी जेड की मॉम बाहर चली जाती है और जेड अकेले राइले को नहलाती है। तभी राइले अचानक से वायलेंट हो जाता है और अपने सर को नीचे फर्श पर मारने लगता है और अपने खून को पीने लगता है। वो शैतान की तरह हंसने लगता है जिसे देखकर जेड बहुत ही डर जाती है। इसके बाद किसी तरह से राइले को कंट्रोल किया जाता है। अगली सुबह मिया सभी को बताती है कि मुझे बार बार हर जगह मेरी मॉम दिखाई देने लगी है। पहले तो मिया के दोस्त उस पर यकीन नहीं करते लेकिन तभी डेनियल भी कल वाला हादसा सभी को बताता है। ये सुनकर जोश कहता है कि सेम ऐसा ही डेकेट के साथ भी हुआ था। उसने कहा था कि ये एंटिटी हमारे अपनों का रूप ले लेती है और उनके जरिए हमें मैनिपुलेट करने लगती है। इसके बारे में पूछने पर जोश बताता है कि डेकेट वो लड़का है जिसने मुझे यह हाथ दिया था। सबसे पहले डेकेट के पास यह हाथ आया था जो उसे कहीं से तो मिला था और वही सबसे पहले अलग अलग पार्टीज में जाकर ये गेम खेला करता था। लेकिन फिर डेकेट को बिना इस हाथ के सभी जगह आत्माएं दिखाई देने लग गई थी। तब उसने इस हाथ को मुझे दे दिया। इसके बाद जोश वही हादसे के बारे में बताता है जो हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। उस हादसे के बाद डेकेट की जान तो चली गई थी लेकिन उसका भाई अभी भी जिंदा है। ये सुनने के बाद जोश, हेली, मिया, जेड और डेनियल कॉल से मिलने चले जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमारी मदद करो। तभी कोले ने कहता है कि कुछ देर बाद अपने आप ही उन आत्माओं का असर कम होने लगता है और वो विक्टिम के शरीर से बाहर चली जाती है। लेकिन जेड कोल को बताती है कि ये एंटिटी मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी मिया को याद आता है कि इस गेम के अनुसार हमें कैंडल को बुझाकर उस दुनिया के दरवाजों को बंद करना होता है। लेकिन पार्टी वाली रात हम सब राइले की हालत देखकर कैंडल बुझाना भूल गए थे। इस बात से मिया समझ जाती है कि हो न हो राइले की आत्मा अभी भी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है क्योंकि वो पजेशन से बाहर ही नहीं आया है। इसके बाद मिया, जेड और डेनियल फिर से राइले के पास जाते हैं और टॉक टू मी गेम के जरिए दूसरे पोर्टल से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर हमने इस बार कैंडल सही समय पर बुझा दिया तो शायद से राइले वापस ठीक हो जाएगा। यहाँ मिया सेम ऐसा ही करती है और राइले के हाथों में उस हाथ को डाल देती है। वो उस एंटिटी को बुलाती है और राइले से बात करने को कहती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें राइले से कोई जवाब नहीं मिलता। डेस्परेशन में मिया खुद ही हाथ को थाम लेती है और डिसाइड करती है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर पता लगाएगी कि राइले कहाँ पर है। जब मिया उस हाथ को पकड़ती है तो उसे राइले के बेड पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। मिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे राइले तक पहुंचा दो। ये सुनकर वो छोटी बच्ची मिया को कहती है कि आई लेट यू इन। मिया को इस बच्ची की आत्मा के जरिए एक भयानक नजारा दिखता है जिसे देखकर मिया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि राइली एक नरक जैसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे शैतान उस पर टूट पड़े हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं। इस वजह से राइली बहुत ही दर्द और तकलीफ में जूझ रहा है। ये देखकर मिया समझ जाती है कि राइली को वापस लाना नामुमकिन के बराबर है। इसके बाद मिया दर्द और गिल्ट के साथ हॉस्पिटल से भागती है और अपने घर पर पहुंचती है। घर पर आते ही मिया के पिताजी उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर एक बार मिया उन्हें मना कर देती है। लेकिन मिया के पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो।
मियाँ के पिताजी मियाँ को कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी जो मैंने तुम्हें कभी दी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि इस चिट्ठी को तुम्हें ना देखकर मैं तुम्हें दर्द से दूर कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद मियाँ के पिताजी मियाँ को वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं जिसमें मियाँ की माँ माफी मांगती है। खत में मियाँ की माँ लिखती है कि मैं ये कदम इसलिए उठा रही हूँ कि मैं मेरी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ और शायद ऐसा करने से मुझे चैन मिलेगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद मियाँ और उसके पिताजी दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। लेकिन तभी मियाँ को उसके पिताजी के पीछे फिर से उसकी माँ की आत्मा नजर आती है जो मियाँ से कहती है कि तुम्हारे पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मियाँ उस आत्मा के पीछे अपने बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम में जाते ही बेडरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बाहर से मियाँ के पिताजी लगातार दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन मियाँ की माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है और सिर्फ तुम ही हो जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। और यहाँ मियाँ की माँ कहती है कि राइली को भी अब तुम्हारी जरूरत है, वो बहुत ही तकलीफ में है और वो इस तकलीफ में जिंदा नहीं रह पाएगा। मियाँ की माँ मियाँ से कहती है कि तुम राइली को मार दो और इस दुनिया में मैं राइली का ख्याल रखूंगी जिसकी वजह से उसको दर्द नहीं होगा। वहीं बाहर हम मियाँ के पिताजी को देखते हैं जो असल में मियाँ के दरवाजे पर है ही नहीं। उन्हें मियाँ के बैग में वो शैतानी हाथ मिल गया था और वो उसे लगातार देख रहे हैं। इधर मियाँ के पास उसके पिताजी दरवाजा तोड़कर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मियाँ झटपटाती है और ये आवाज सुनकर मियाँ के असली पिताजी उसके पास जाते हैं, लेकिन मियाँ को लगता है कि वो उसके पिताजी नहीं है और तभी मियाँ उसके पिताजी की गर्दन में कैंची घुसा देती है। अपने पिताजी को खून में लथपथ देखकर मियाँ रोने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राइली की तबीयत में सुधार आने लगा था और उसका ख्याल जेड और उसकी माँ रख रहे थे। तभी जेड को मियाँ का कॉल आता है। कॉल पर जेड मियाँ से कहती है कि राइली की तबीयत में अब सुधार आने लगा है। तभी मियाँ कहती है कि प्लीज मेरे घर आ जाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ये सुनकर जेड मियाँ के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मियाँ ने जेड को हॉस्पिटल के बाहर से ही कॉल किया था। जेड के जाते ही मियाँ राइली के पास चली जाती है और उसके पेंट में अभी भी वो कैंची मौजूद है। राइली के पास आते ही उसे राइली के बेड पर एक शैतान नजर आता है जो उसे भड़काता है। वो कहता है कि तुम राइली को कभी बचा नहीं पाओगे। यहाँ राइली की माँ भी मौजूद थी जो मियाँ से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था। उस समय राइली की हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मियाँ कहती है कि इट्स ओके आंटी। फिर मियाँ जेड की माँ को कहती है कि क्या मैं राइली के साथ कुछ समय अकेले रह सकती हूँ। इस पर राइली की माँ कहती है कि बेशक, क्यों नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी बेड पर वो शैतान को देखकर मियाँ राइली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मार नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ जेड मियाँ के घर पर पहुंच जाती है और वहाँ पर वो मियाँ के पिताजी को खून से भरा हुआ देखती है। ये देखकर जेड सब कुछ समझ जाती है और एम्बुलेंस बुलाती है। इसके बाद जेड तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है और अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मियाँ कहाँ पर है। तो जेड की माँ कहती है कि वो राइली के पास है। ये सुनकर जेड उसकी माँ को कहती है कि तुरंत राइली के पास जाओ, मियाँ बहुत ही डेंजरस है। ये सुनते ही जेड की माँ राइली के पास जाती है, लेकिन मियाँ और राइली दोनों वहाँ पर नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जेड हॉस्पिटल पहुंच गई थी और वो देखती है कि मियाँ राइली को लेकर हाईवे की तरफ जा रही है। मियाँ कहीं ना कहीं खुद को ऐसा करते हुए रोकना चाहती थी, लेकिन मियाँ के पीछे उसकी माँ की आत्मा थी जो उसे बार बार कह रही थी कि तुम सही कर रही हो। हम देखते हैं कि मियाँ ऑलमोस्ट राइली को हाईवे पर व्हीलचेयर के साथ फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ काला हो जाता है और हमें पता चलता है कि राइली की जगह मियाँ खुद रास्ते पर जा गिरी है और जेड ने राइली को बचा लिया है। मियाँ बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है और अपने सामने सब लोगों को देखने लगती है। वो जेड के पीछे पीछे हॉस्पिटल में आ जाती है और वहाँ पर वो अपने पिताजी को देखती है। वो हॉस्पिटल में अपने पिताजी के पीछे पीछे जाती है। वो बार बार सभी को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी बातें सुन नहीं रहा था। वो एक अंधेरे टनल से उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर एक आदमी मियाँ का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब मियाँ अपना हाथ आगे बढ़ाती है तब हमें वही शैतानी हाथ नजर आता है जो दुनिया के किसी कोने में किसी और हाथों में चला गया है और तभी हमें पता चलता है कि मियाँ भी अब मर गई है और ये मियाँ की आत्मा है। मियाँ उस आदमी से हाथ मिलाती है और वो कुछ कहने की कोशिश करती है और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।